हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्रीदेशोस्फीयर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर्स टू व्हाट। सो इट रेफर्स टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपल लेबर वेलफेयर टू स्ट्रैटेजिक ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो ये क्या दिखाता है कि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है लोगों के मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले लोगों को क्या करती थी, सिंपली लेबर जैसा ट्रीट करती थी। ठीक है, फिर लेबर के वेलफेयर पे आया, और जो हम अभी देखते हैं जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रैटेजिक ह्यूमन कैपिटल का, तो लेबर से लेके ह्यूमन कैपिटल तक का जो डेवलपमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक जर्नी को दिखा रहा है कि कैसे सिंपली लेबर से ट्रीट करने तक आज हम ह्यूमंस को एक ह्यूमन कैपिटल का टर्म देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अर्लियर एम्प्लॉयज वेयर ट्रीटेड ओनली एज प्रोडक्शन इनपुट्स। ओवर टाइम ऑर्गेनाइजेशंस रियलाइज दैट ह्यूमन एसेट डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव advantage. Therefore, HRD emerged as a continuous and planned process developing employees' capability, motivation, culture and commitment. तो सोचो पहले क्या होता था, एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक प्रोडक्शन इनपुट्स की तरह ट्रीट किया जाता था। जब इंडस्ट्रीज शुरू हुई थी तो कंपनीज सिर्फ फोकस करती थी मशीन्स और प्रोडक्शन पर, और वर्कर्स को वहाँ क्या किया जाता था, एक प्रोडक्शन इनपुट मानते थे और उन्हें लेबर माना जाता था। ठीक है, लेबर जैसा ट्रीट किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो ऑर्गेनाइजेशंस को समझ आने लगा कि हमारी रियल स्ट्रेंथ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी कोई मशीन्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई रियल स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन्स और जो बाकी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इसको अल्टीमेटली चलाता कौन है, ह्यूमंस। ठीक है, मतलब हमारे जो लोग हैं। तो बेसिकली जो हमारे सबसे रियल स्ट्रेंथ है वो कौन है, वो हमारे पीपल हैं। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वही क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंस, उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहाँ पे सिंपल लेबर वेलफेयर से मूव करके हम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के सफ़र को पूरा किए हैं। तो HRD यहीं से एक कॉन्टीन्यूअस और प्लान्ड प्रोसेस बना, जिसका एम होता है क्या, एम्प्लॉयज़ के कैपेबिलिटीज़, उनकी मोटिवेशन, उनके कल्चर और उनके कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, इम्प्रूव करना। So, the human relation movement of 1920-30s, influenced by Elton Mayo's Hawthorne experiment, shifted focus to humans as the prime movers of all resources, which later shaped HR behavior studies and HRD departments. सो 1920-30s के ड्यूरेशन में क्या हुआ, एल्टन मायो ने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया, जिसका इन्फ्लुएंस हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा ही ध्यान शिफ्ट कर दिया ह्यूमंस की तरफ। ठीक है, और जो ह्यूमंस थे उनको यहाँ पे ये लोग प्राइम मूवर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज का नाम दे दिए। ठीक है, और यहीं से HR बिहेवियर स्टडीज और HRD डिपार्टमेंट्स की स्ट्रॉन्ग सी फाउंडेशन पड़ी। तो चलिए अब इवोल्यूशन के फेजेस को हम समझते हैं। तो सबसे पहला फेज हमारा क्या था, इंडस्ट्रियल फाउंडेशन फेज, जो कि कब आया, 19th सेंचुरी में। तो ये सबसे पहला फेज है, और यहाँ पर रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स बेबेज जो थे वो की थिंकर्स थे। तो ये दोनों लोगों ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसका बेस सिर्फ मशीन्स नहीं है। ठीक है, उसके बेस होते हैं लोग। ठीक है, तो उन्होंने वर्कर वेलफेयर, ट्रेनिंग और ह्यूमन ट्रीटमेंट पर फोकस किया। ठीक है, और इसी फेज का जो सबसे बड़ा मैसेज था वो क्या था, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ लेबर नहीं है। ठीक है, वो एक इंसान है और आप उनको एक इंसान जैसे ट्रीट कीजिए, और इसी के लिए इसी फेज से HR थिंकिंग की फाउंडेशन पड़ी। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टेज। ये इसका ड्यूरेशन क्या था, 1856 टू 1915। ठीक है, तो यहाँ पे जो की थिंकर थे वो टेलर थे, और टेलर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका फोकस क्या था कि हमको इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है,
तो इसी चीज़ के लिए टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया, टाइम एंड मोशन जैसे टर्म्स को लाए, जॉब स्पेशलाइजेशन लाए, इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि जो पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं उनको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँ ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। तो बेसिकली जो टाइम एंड मोशन स्टडी है यहाँ, उसका मतलब क्या था कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर बेस्ट मेथड हम फाइंड करेंगे, जिससे कि जो काम है वो कम टाइम में ज़्यादा इनपुट हमको मिले। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी को बढ़ाना है। लेकिन टेलर इन चीज़ों पे ध्यान देते देते एक चीज़ में पीछे रह गए। क्या? इन्होंने जो वर्कर्स की ट्रीटमेंट की वो मशीन जैसे की, ठीक है, और वर्कर्स के इमोशन को इन्होंने इग्नोर कर दिया। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिक्चर में आते हैं हमारे CS मेयर। ठीक है, तो CS मेयर क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉय होता है उसका प्रोडक्टिविटी उसके माइंड और फीलिंग से भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो फेज था वो क्या था, 1921 का, और इस फेज को हम कहते हैं, जो CS मेयर का फेज था उसको हम क्या कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशन सीड फेज है ये। ठीक है, तो मेयर ने क्या किया, साइकोलॉजिकल एंगल इंट्रोड्यूस किया, मतलब सिर्फ काम नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनके मोरल भी किसी भी काम को करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और ह्यूमन रिलेशन के अप्रोच को डेवलप किया। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट फेज, जिसका ड्यूरेशन था 1920 से 1930। और इसको किसने लाया, एल्टन मायो ने। ठीक है, यहाँ पे इनका फोकस क्या था कि हम मोटिवेशन, ग्रुप बिहेवियर और इनफॉर्मल रिलेशंस जैसी चीज़ों को भी समझेंगे कि इन सारी चीज़ों से भी एक वर्कर के प्रोडक्टिविटी पे प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये क्या किए, हॉथॉर्न स्टडी को किए, जहाँ पे इन्होंने प्रूव किया कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, सोशल रिलेशन से, लीडरशिप स्टाइल से, इनफॉर्मल ग्रुप से। और यहीं पे जो एम्प्लॉयज़ थे ये रिकॉग्नाइज हुए एज सोशल बीइंग्स नॉट मशीन्स। तो एल्टन मायो ने हॉथॉर्न स्टडीज़ कंडक्ट करके क्या क्या किया, ये प्रूव किया कि सिर्फ सैलरी या मशीन्स से एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है मोटिवेशन से, ग्रुप बिहेवियर से, लीडरशिप स्टाइल से, इनफॉर्मल रिलेशन से। तो जब एम्प्लॉयज़ वैल्यूड और कनेक्टेड फील करते हैं तब वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। और इस फेज में इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली यहाँ का आइडिया क्या था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सोशल बींग्स हैं। ठीक है, कोई मशीन्स नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है मोटिवेशन एंड बिहेवियर फेज, जो कब आ रहा है 1940s टू 50s के ड्यूरेशन में। और इसका फोकस क्या था कि हम ह्यूमन के नीड्स और उनके मोटिवेशन एट वर्क पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे स्टडी करने वाले बेसिकली दो थिंकर्स थे, अब्राहम मैस्लो और फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैस्लो और फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने अपनी अपनी थ्योरी लाई। अब्राहम मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी, जहाँ सबसे पहले सोशलॉजिकल नीड्स आया, जहाँ पे इंसान की सबसे बेसिक नीड्स मतलब रोटी कपड़ा और मकान आया। देन इसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन इसके बाद आता है स्टीम नीड्स, और लास्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की थ्योरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। और फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने अपनी 2 फैक्टर थ्योरी दी, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हाइजीन और मोटिवेटर्स, इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी थ्योरी बनाई। ठीक है, तो इनका बेसिकली इन थ्योरीज को देने का मतलब क्या था कि सैलरी से ज़्यादा पावरफुल होता है ग्रोथ और रिकॉग्निशन। तो इन्होंने हाइजीन फैक्टर्स को डिससेटिस्फायर्स का भी नाम दिया, जिसमें इन्होंने सैलरी, है ना, पॉलिसी और कंडीशंस को इंक्लूड किया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन सारी चीज़ों से एक एम्प्लॉय अगर डिससेटिस्फाई होगा तो वो काम करने नहीं जाएगा। लेकिन मोटिवेटर्स में क्या है, अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है ना, उनकी ग्रोथ है। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली एक पर्पस देना हुआ किसी भी एम्प्लॉयज़ को जिससे कि वो काम करने आए। तो एम्प्लॉयज़ तब मोटिवेटेड होते हैं और मोटिवेट होकर काम करते हैं जब उनके पास कोई भी पर्पस होता है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फेज। ये कब का फेज है, ये 1950s टू 1960s के ड्यूरेशन में रहा है। और यहाँ पे वेरियस स्कॉलर्स ने स्टडी किया और क्या पाया कि किसी भी एम्प्लॉय का हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो उनकी ट्रेनिंग और पार्टिसिपेशंस इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज से करते हैं। ठीक है, तो इस फेज का फोकस क्या था कि हम एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे, उनकी स्किल के डेवलपमेंट पे, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पे, चेंज मैनेजमेंट पे हम फोकस करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस ने समझा कि बिना ट्रेनिंग के इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिस पॉपुलर हुई और यहाँ पे पीपल और प्रोसेस दोनों को ही हमने इम्प्रूव किया। ठीक है, तो इस फेज का क्लियर मैसेज क्या था कि जो एम्प्लॉयज़ है ना, कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना उनको ज़रूरी है। इसके बाद हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फेज। तो ये कब है, ये 1916 टू 1970s के ड्यूरेशन में आया और यहाँ एम्प्लॉयज़ को बोला गया रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनली ये जो रिसोर्स वर्ड है ना, ये हमारे इसी फेज में आया। ठीक है, तो एचआरएम के थ्रू क्या इंट्रोड्यूस किया गया, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग, कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया और एचआर एक प्रॉपर मैनेजमेंट फंक्शन बना जो सिर्फ अब पेपर वर्क पे नहीं था। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ यहाँ पर हमने अलाइन किया। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फेज, जो कि 1970s टू 1980s के ड्यूरेशन में आया। ठीक है, और इस फेज का जो मेन फोकस था वो किस पे था, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, कल्चर बिल्डिंग। ठीक है, तो इंडिया में टीवी राव और उदय पारीख जैसे थिंकर्स इस पे मेजरली वर्क किए। ठीक है, और इसका जो मैसेज था वो क्या था कि हमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ को मैनेज नहीं करना है बल्कि उनका डेवलपमेंट भी करना है, उनमें कॉम्पिटेंसी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, सक्सेशन प्लानिंग और वेरियस लर्निंग नेचर को क्रिएट करना है, स्पेशली इन इंडिया। और जो एचआरडी का कॉन्सेप्ट है ये किसने सबसे पहले दिया था, लियोनार्ड नेडलर ने 1969 में। ठीक है, तो सबसे पहले एचआरडी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद इंडिया में ये डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है स्ट्रैटेजिक एचआरडी फेज और इसका ड्यूरेशन था 1990s टू 2000। ठीक है, तो यहाँ एचआरडी डायरेक्टली बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ कनेक्ट हो गया और जो एम्प्लॉयज़ थे वो अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन गए। और इसका फोकस किस पे था, टैलेंट मैनेजमेंट पे था, लीडरशिप पाइपलाइन पे था, सक्सेशन प्लानिंग पे था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे था। तो बेसिकली यहाँ क्या था, एचआर सिर्फ सपोर्ट फंक्शन नहीं रह गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बल्कि एक पूरे बिजनेस का ये ड्राइवर बन गया। ठीक है, और लास्ट हमारा जो स्टेज है वो है डिजिटल एंड व्यू का एचआरडी फेज और ये कब से प्रैक्टिस हो रहा है, 2010 ऑन वर्ड्स। और इसका जो फोकस है वो किस पे है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हाइब्रिड एंड वेलबींग ओरिएंटेड एचआरडी पे है। इसमें वेरियस मॉडर्न एचआरडी थिंकर्स हैं। ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस पे है, एआई पे है, एचआर एनालिटिक्स पे है, ई लर्निंग है, एलएमएस है, हाइब्रिड वर्क लर्निंग है, एम्प्लॉय वेलबिंग है, इंगेजमेंट है एम्प्लॉयज़ की, और स्पेशली कोविड एरा के बाद, ठीक है, पोस्ट कोविड के बाद एचआरडी क्या है, अब इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट कर रहा है। सो ये जो हम व्यू का वर्ड लिखते हैं इसमें 4 टर्म्स इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से, आज के वर्ल्ड के सीनेरियो को देखते हुए। ठीक है, तो वॉलेटाइल है अभी का टाइम, अनसर्टेन है काफ़ी ज़्यादा सीनेरियो, कॉम्प्लेक्स भी है और एम्बिगस है। ठीक है, सो जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एचआरडी का रोल ट्रांसफॉर्म हुआ, लाइक वर्क फ्रॉम होम आए, हाइब्रिड कल्चर आया, एआई इन एचआर आया, एचआर एनालिटिक्स आया, ई लर्निंग, एलएमएस। सो इन सब का जो फोकस था वो किस पे था, ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग, उनके इंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी और उनके कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को पॉसिबल कर पाए। ठीक है,
तो ये जो भी हमने वेरियस फेजेज पढ़ा है इवोल्यूशन का, इन सबको अगर हम देखें तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी हमारे सामने आती है। जो क्या है, पहले हमने ह्यूमंस को क्या किया, लेबर ट्रीट किया, लेबर के बाद ह्यूमन रिसोर्स का नाम दिया, उसके बाद हमने ह्यूमन एसेट कंसीडर किया, देन उसके बाद फाइनली हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया। ठीक है, तो आई होप ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।